हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आज उस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे विच इज़ सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट द फंक्शन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। सो ये आर स्टार क्या है? आर स्टार यहाँ पे गिवन है। आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके, तो ये आर स्टार है, गिवन है यहाँ पे। ठीक है, सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट आर स्टार। ओके, सो वापस आइए। एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। तो आपको इस फंक्शन को प्रूव करना है। फंक्शन आर स्टार से आर स्टार है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x एंड यू हैव टू प्रूव दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, उसके बाद है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं डोमेन को n से रिप्लेस कर दूं और कोडोमेन वही रहे तो क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? फंक्शन आर स्टार से आर स्टार में है और फंक्शन है x इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 1 से। 1 1 कैसे चेक करते हैं? देखिए 1 1 क्या होता है? फंक्शन 1 1 कब होता है? जब दो डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y हो। मीन्स if x1 is not equal to x2 then y1 should not be equal to y2। ठीक है, और इसका अपोजिट हम इसको कन्वर्सली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर y इक्वल होगा तो x भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 और वहाँ से प्रूव होता है कि y1 इज नॉट इक्वल टू y2 देन फंक्शन विल बी 1 1। और अगर हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो हम लेंगे y1 इक्वल टू y2। मीन्स अगर इमेज सेम है तो x भी सेम होना चाहिए, है ना। तो इफ y1 इक्वल टू y2 गिव्स x1 इक्वल टू x2 देन फंक्शन विल बी 1 1, अदरवाइज फंक्शन विल बी मिनिमम। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया y1 इक्वल टू y2। नाउ y1 इज इक्वल टू fx1 एंड y2 इक्वल टू fx2। ओके, और fx1 क्या है? 1/x1। fx हमारे पास 1/x है ना, तो fx1 विल बी इक्वल टू 1/x1 एंड fx2 विल बी इक्वल टू 1/x2। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? x1 इक्वल टू x2, दिस मीन्स फंक्शन इज 1 1। ओके, अब देखेंगे हम ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है? अगर डोमेन रेंज कोडोमेन रेंज के इक्वल होती है तो फंक्शन ऑन टू होता है, अदरवाइज फंक्शन विल बी इन टू। सो कोडोमेन गिवन है, कोडोमेन आर स्टार है। ठीक है, अब हमको रेंज निकालनी है। इफ रेंज विल बी इक्वल देन इट विल बी ऑन टू। सो रेंज इसकी क्या होगी? फंक्शन क्या है? 1/x है ना, और यहाँ पे x क्या है? अब x तो दिया हुआ ना आपको, डोमेन दिया हुआ, डोमेन इज गिवन, डोमेन इज आर स्टार मीन्स ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके, तो ये x की वैल्यू है, तो यहीं से आपको रेंज पता चलेगी। अब वो जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे डालोगे इसमें तो आपको रेंज मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू डालते जाओगे तो 1/x की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। 1/1 x की वैल्यू 1 भी हो सकती है इफ़ यू टेक x इक्वल टू 1। 1/x की वैल्यू 2 भी हो सकती है इफ़ यू टेक x एज हाफ, और इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है अगर आप x की वैल्यू 1/3 लेते हो, है ना। इसकी वैल्यू हाफ भी हो सकती है अगर x की वैल्यू आप 2 लेते हो, है ना। ऐसे ही नेगेटिव में भी चलता जाएगा। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है नेगेटिव पॉजिटिव में, बट 1/x ज़ीरो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, क्यों कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है a/b, ये ज़ीरो तभी होता है जब इसका न्यूमरेटर ज़ीरो होता है, तभी a/b ज़ीरो होता है, अदरवाइज फ्रैक्शन ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? 1/x है, तो ऊपर नॉन जीरो है आपके पास, ऊपर 1 है, तो 1/x कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। x की किसी भी वैल्यू के लिए 1/x ज़ीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम? रेंज निकाल रहे हैं। तो 1/x की जो जो वैल्यू हो सकती है वो उसकी रेंज है। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज मीन्स अब 1/x की वैल्यू एक्सेप्ट ज़ीरो कुछ भी हो सकती है ना, तो ज़ीरो को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर। और ये क्या है? दिस इज इक्वल टू आर स्टार। ओके, अब यही आपके पास कोडोमेन है और यही रेंज आ गई। ठीक है, सो रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई, दिस मीन्स फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, प्रूव हो गया कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। तो इस फंक्शन को क्या बोलोगे आप? बाइजेक्टिव, मीन्स इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है,
बाइजेक्टिव या इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या था, आपको डोमेन को एन से रिप्लेस करना था, तो हमने डोमेन को एन से रिप्लेस कर दिया और कोडोमेन को आर स्टार छोड़ा, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो देखो 1 1 तो होगा, क्योंकि पहले हमने 1 1 चेक किया था, तब हमने क्या लिया y1 इक्वल टू y2, और यहाँ से प्रूव हो गया x1 इक्वल टू x2। हमने इसमें बीच में कहीं पे भी डोमेन वगैरह को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आप वैसे ही करोगे, y1 इक्वल टू y2 लोगे तो आपके पास आ गया, क्योंकि फंक्शन तो वही है ना, सिर्फ डोमेन चेंज हुआ है, फंक्शन वही है f(x) इक्वल टू 1/x। अब इसमें अगर आप y1 इक्वल टू y2 लेके स्टार्ट करते हो तो आपको मिलेगा x1 इक्वल टू x2। सो दिस मीन्स फंक्शन इज 1 1, ठीक है। तो डायरेक्टली सेकेंड पार्ट पे मैं आता हूँ। सेकेंड पार्ट है ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आपके पास कोडोमेन क्या है, आर स्टार है, ठीक है। आपको रेंज निकालनी है। अब रेंज इसके इक्वल आ गई तो ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो रेंज निकालो। अब रेंज पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाली थी कि 1/x क्या क्या हो सकता है, तो हमने x में x की वैल्यू कहाँ से डाली थी, डोमेन से डाली थी। बट यहाँ पे हमारे पास डोमेन है n, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। तो n क्या होता है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स। अब x की जब वैल्यू 1 डालोगे तो 1/1 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 डालोगे तो 1/2 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 डालोगे तो 1/3 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू 4 डालोगे तो 1/4 हो जाएगा, और इस तरह से कम होता जाएगा, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। 0 एग्जैक्ट नहीं जाएगा, बट ऐसे 0 की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, ये इंटरवल होगी 0 से 1। 1 तो हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और ये है रेंज हमारा, और रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। दिस मीन्स फंक्शन इज इन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, ओके। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 1 चेक करना है, और सब्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू चेक करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट, फंक्शन f फ्रॉम n टू n गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। अच्छा, सेकंड में भी फंक्शन वही fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चेक चेंज क्या हुआ है, पहले वाले में डोमेन और कोडोमेन दोनों n है, दूसरे में डोमेन और कोडोमेन दोनों z है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से इस क्वेश्चन को आप। रेंज निकालना इजी है, मीन्स ऑन टू चेक करना इजी है। 1 1 चेक करना थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, यहाँ पे देखना। पहले वाले में क्या है आपके पास, डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ से x की वैल्यू आप इसमें डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। तो अलग अलग नेचुरल नंबर का अलग अलग स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर का सेम स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, मीन्स अलग अलग x के लिए अलग अलग y है, तो फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अगर आप इसमें चेक करोगे सेकंड वाले में, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके पास डोमेन क्या है, z है। z मीन्स सारे इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर भी होंगे, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप 1 का स्क्वायर निकालोगे तो 1 आएगा, और -1 का स्क्वायर निकालोगे तो भी 1 आएगा। तो इसका मतलब 1 और -1 दोनों 1 से रिलेटेड होंगे। ऐसे ही 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो 2 और -2 दोनों 4 से रिलेटेड होंगे, है ना। तो इस तरह से 3 और -3 दोनों 1 से रिलेटेड होंगे, किससे, 9 से। 4 एंड -4 दोनों 16 से रिलेटेड होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है ना कि अलग अलग x के लिए अलग अलग y है, ऐसा नहीं हो रहा है। दो सेम x के लिए एक ही y आ रहा है ना, जैसे 3 और -3 के लिए, 2 और -2 के लिए, 4 और -4 के लिए। सो दिस मीन्स दिस फंक्शन इज मिनी वन, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं दोनों का, कि ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास कोडोमेन क्या गिवन है, कोडोमेन फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है n, ये कोडोमेन है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब रेंज निकालो, तो रेंज हमारे पास डोमेन है n, तो डोमेन से x की वैल्यू fx में डालो और रेंज मिल जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, तो इस तरह से ये रेंज मिल गई। बट कोडोमेन n है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, बट रेंज में सारे नेचुरल नंबर नहीं आ रहे हैं, सो दीज आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले केस में देखो, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा।
सेट में क्या होता है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो हम दो दो बार नहीं लिखेंगे, 1 1 दो बार नहीं लिखा जाएगा, 4 4 दो बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक एंट्री एक बार होगी सेट में, ठीक है, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेंज भी इस तरह से बन जाएगी, है ना। तो ये भी यहाँ पे कोडोमेन क्या है, जेड है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, बट रेंज इसके इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, ठीक है। तो हमेशा रेंज आप कैसे निकालोगे, उस क्वेश्चन में देखोगे कि जो कोडोमेन है, सॉरी जो डोमेन है, वहाँ से x की वैल्यू फंक्शन में डालोगे तो आपको रेंज मिलेगी, और कोडोमेन यहाँ से अलग से दिया हुआ होता है। तो उसके बाद में आप रेंज और कोडोमेन को कंपेयर करोगे, ठीक है। थर्ड पार्ट, f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पिछला वाला सेम क्वेश्चन है, सेम फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे भी इस बार भी इसकी रेंज और सॉरी डोमेन और कोडोमेन चेंज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा ना, आर टू आर है, आर में क्या होगा, नेगेटिव भी रियल नंबर होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर भी होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे होता है कि 1 -1 का एक ही स्क्वायर होगा, है ना, 1.5 -1.5 का एक ही स्क्वायर होगा, रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है, ठीक। ऐसे ही 1.6 -1.6 का एक ही स्क्वायर होगा, है ना। तो इस तरह से दो रियल नंबर के सेम स्क्वायर हो सकते हैं, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद रेंज देखते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर जो होगा ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू होगी 0, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा, मीन्स 0 से इन्फिनिटी, ये वाला 0 पे ओपन ब्रैकेट भी मीन्स 0 हो सकता है ना। तो ये इसकी रेंज होगी, और कोडोमेन क्या है, सारे रियल नंबर, इसमें नेगेटिव भी आता है ना। सो दैट मीन्स रेंज विल नॉट बी इक्वल टू कोडोमेन, this will be into function, okay। Fourth part, f from n to n given by fx equal to x cube। तो अभी तक जो भी फंक्शन थे उसमें एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पे ये तीन फंक्शन है, तीनों में एक्स क्यूब है, देख रहे हो आप, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो नंबर, दो नंबर का सेम क्यूब कभी भी नहीं हो सकता, है ना। जैसे 1 का क्यूब 1 है तो -1 का क्यूब -1 होगा, 2 का क्यूब 8 है तो -2 का क्यूब -8 होगा, ठीक है। तो कोई भी दो रियल नंबर लो, चाहे इंटीजर हो चाहे कैसे भी हो, दो रियल नंबर का सेम क्यूब नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब इन तीनों केस में ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, यहाँ भी 1 1 होगा, यहाँ भी 1 1 होगा, यहाँ भी 1 1 होगा, ठीक है। और इसको चेक करना है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, y1 इक्वल टू y2 लिया तो वहाँ से y1 fx1 y2 fx2, है ना। तो वहाँ से क्या हो गया, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, दोनों को एक साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। अब x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब को आप ओपन कर लोगे कैसे, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले से, विच इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो ये तो 0 नहीं हो सकता रियल नंबर्स के लिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो दिस मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शन इस तरह से 1 1 हो जाएंगे, बिकॉज कोई भी दो रियल नंबर का सेम क्यूब नहीं होता है कभी भी, ठीक है। उसके बाद हम रेंज देखते हैं इसकी, क्योंकि हमको चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो ये फोर्थ वाला देखिए, इसमें डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आप डालो fx में, आपको रेंज मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, इस तरह से ये रेंज मिल गई। बट कोडोमेन n है, कोडोमेन देखो यहाँ पे कोडोमेन n है और रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ वाले में देखिए, फंक्शन कहाँ से कहाँ है, z से z में है, तो यहाँ से x की वैल्यू डालोगे, डोमेन क्या है, z है ना, डोमेन से x की वैल्यू डालोगे फंक्शन में, तो यहाँ भी क्या मिलेगा, 1 का क्यूब 1 माइनस क्यूब 1 का क्यूब -1, तो मैंने इनको साथ में ले लिया, है ना। 2 का क्यूब 8 -2 का क्यूब -8, तो इनको भी साथ में ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पे रेंज बन जाएगी, और यहाँ पे कोडोमेन क्या है, z है, बट रेंज ये बन गई, और ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन, ठीक है।
तो लास्ट वाले क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन में था एक एफ फ्रॉम आर टू आर, तो मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कि अगर यहाँ पे ऐसे होता तो क्या होता। तो अगेन ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि एक्स क्यूब है तो ये वन वन नहीं हो सकता कभी भी, है ना, क्योंकि दो रियल नंबर का कभी भी सेम क्यूब नहीं होता, ठीक है, तो ये वन वन तो होगा, है ना। अब ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो वो ट्रिकी चीज़ है यहाँ पे। तो पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या किया, आपने डोमेन से एक्स की वैल्यू फंक्शन में डाली, वहाँ से आपको रेंज मिली, है ना। बट यहाँ पे डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन है आर। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में डोमेन आर है, सारे रियल नंबर। तो सारे रियल नंबर है आपके पास, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है, तो एक्स क्यूब हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा, सारी वैल्यू आएगी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में मीन्स एक्स क्यूब सारी रियल वैल्यूज़ लेगा, है ना, ठीक है। तो डोमेन आप कोडोमेन आपके पास क्या था, सारे रियल नंबर है, बट रेंज भी वही आ गया, सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। दैट मीन्स दिस फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा डाला था। बाकी जो भी आपके पास दो केस थे, ये वाला और ये वाला, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें फंक्शन इनटू फंक्शन था, क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं थी, बट इस केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गई, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, prove that the greatest integer function f from r to r given by fx equal to greatest integer of x is neither 1 1 nor on 2। आपको बताना है कि ये फंक्शन ना ऑन 1 1 होगा ना ऑन 2 होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से अगर आप इंट्रोड्यूस नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये होता है कि इसके अंदर आप x की कुछ भी वैल्यू डाल दोगे, फ्रैक्शनल हो, इंटीजर हो, नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव में भी फ्रैक्शन हो या नेगेटिव में भी इंटीजर हो, कुछ भी डालोगे तो ये इसकी वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आएगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक इंटीजर आएगी, ठीक है। और वो कैसे डिसाइड होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके अंदर आप जो भी नंबर डालोगे उसके जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो इसका वैल्यू होगी, ठीक है। अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो, अगर इंटीजर है तो वो सेम आएगा, ठीक है। अगर आप जैसे अगर आपको 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो 3 आएगा, -8 का लेना है तो -8 आएगा, ठीक है। अगर नंबर इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आएगा, ठीक है। अगर नंबर इंटीजर नहीं है, डेसिमल में है, तो उस नंबर से जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, समझ गए। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि 1.97, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1, 2 नहीं होगा, 2 पास में है, लेकिन इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है, 1 होगा। अच्छा, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि ये -1.97, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1 नहीं होगा, -1 इससे बड़ा है, -1.97 से -1 बड़ा है, छोटा नहीं है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर होगा -2, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, कि अगर मैं 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँ या 1.2 का लूँ या 1.3 का लूँ या 1.4 का लूँ, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो इसका मतलब अलग अलग एक्स के लिए सेम वाई आ रहा है ना, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। उसके बाद ऑन टू चेक करें, तो देखो ये फंक्शन कहाँ से कहा जा रहा है, आर से आर में जा रहा है, मीन्स इसका डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है, तो रेंज निकालो इसकी। तो देखो रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच के सारे इंटीजर होंगे। मैंने आपको बताया ना हमेशा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंटीजर आएगी, ठीक है। तो ये सारे इंटीजर आएंगे, या z लिख सकता हूँ मैं इसको। सो दिस विल नॉट बी इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, r है, दैट्स वाई दिस फंक्शन विल नॉट बी ऑन टू फंक्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द modulus function from r to r given by fx equal to mod x is neither 1 1 nor on 2। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, पढ़ा होगा आपने कभी। मॉड्यूलस फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है ये। अगर x 0 है तो mod x विल बी इक्वल टू x, इफ x is positive then mod x will be equal to x, if x is negative then mod x will be equal to
माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो मोड एक्स होगा वो हमेशा नन नेगेटिव होगा। ज़ीरो हो सकता है बट नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। मीन्स अगर मोड के अंदर आप कोई भी नंबर लिखोगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये जो मोड होगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू देगा, ठीक है। अंदर आप पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ गए। अब जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है मोड एक्स, जैसे मैं आप लूँ मोड 3, ठीक है। तो एक्स की जगह कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पे देखिए आप एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए मोड एक्स इक्वल टू एक्स है ना। तो ये मोड एक्स विल बी इक्वल टू एक्स हो जाए। अगर मैं यहाँ पे लूँ मोड एक्स मोड -5 है ना, तो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई -5। तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे है ना, एक्स नेगेटिव के लिए। सो दिस इज मोड एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एक्स कितना है -5। तो माइनस इंटू माइनस ऑफ -5 विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया ना कि मोड एक्स हमेशा नन नेगेटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑन टू आपको पहले पता चल गया है ना। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गई, 0 से इन्फिनिटी मोड एक्स की है ना। और कोडोमेन क्या है, आर है। सो रेंज विल नॉट बी इक्वल टू कोडोमेन एंड फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन, ठीक है। और 1 भी आपको पता चल गया होगा कि 1 का अगर आप मोड लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और -1 का भी 1 आएगा, है ना। 2 का मोड भी 2 आएगा और -2 का मोड भी 2 आएगा, है ना। तो अलग अलग एक्स के लिए सेम वाई आ रहा है, तो फंक्शन विल बी मेनी वन फंक्शन। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो ये होता है मोड एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो ये देखो, ये ग्राफ को 2 बार कट कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, show that the signum function f from r to r given by fx equal to। अच्छा, सिग्नम फंक्शन जो होता है उसकी 3 ही वैल्यू होती है। उसमें आप x की कुछ भी वैल्यू डालो, नेगेटिव पॉजिटिव छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू कुछ भी डालो, आपके पास fx की हमेशा 3 ही वैल्यू होगी। अगर x पॉजिटिव है तो fx विल बी इक्वल टू 1, अगर x नेगेटिव है तो fx विल बी इक्वल टू -1, और अगर x 0 है तो fx विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 3 ही वैल्यू होती है fx की, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि नीदर 1 1 एंड नोर ऑन टू। तो ऑन टू तो बहुत सिंपल है, इस फंक्शन का कोडोमेन क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, तो देखो मैंने बोला ना कि एक्स की आप कुछ भी वैल्यू डालो, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 3 ही है, 1 0 और -1। तो रेंज क्या होगी, -1 0 1 या 1 0 -1। एंड दिस विल नॉट बी इक्वल टू कोडोमेन बिकॉज कोडोमेन इज आर, ठीक है। ये इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, हो गया। और 1 1 चेक करो, देखो अब 1 1 भी सिंपल है, बहुत सिंपल है कि देखो x अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स की वैल्यू 1 है। अब x पॉजिटिव आप कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, है ना। तो इसका मतलब x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम आ रही है ना। कैसे, देखो f1 लोगे, f2 लोगे, f3 लोगे, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। क्योंकि यही फंक्शन की डेफिनेशन है कि इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन विल बी इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी 1, ठीक है। ऐसे ही x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू लोगे तो एफ एक्स -1 होगा। जैसे -1 की भी 1 होगी, -3 की भी 1 होगी, -10 की भी 1 होगी, है ना। तो अलग अलग x के लिए सेम y आ रहा है, तो फंक्शन विल बी मेनी वन फंक्शन। Moving on, question number 6, let a equal to 1 2 3 b equal to 4 5 6 7 and let f equal to, यहाँ पे फंक्शन को लिखा हुआ है सेट के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ 1 4 का मतलब है 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है और 3 6 से रिलेटेड है, समझ गए। ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो इसको फंक्शन को हम सेट के फॉर्म में यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये a से b में फंक्शन है, फ्रॉम सेट a टू सेट b, है ना। आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है, बहुत सिंपली बता सकते हो, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना। 1 2 3 इस सेट से दूसरे सेट में फंक्शन है 4 5 6 7, ठीक है। 1 किससे रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है ना। और 3 किससे रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है। तो देखो सेट ए
ये सेट ए है, ये सेट बी है ना। सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड है और हर एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड है, दिस मीन्स दिस इज फंक्शन। ठीक है, वो वैसे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गिवन है कि ये फंक्शन है। ठीक है, चेक ये करना है कि ये 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ से देख के आपको पता चल रहा है ना कि अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग वाई है। 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 5 है, 3 के लिए 6 है। तो इस डायग्राम से देख के आप सीधा बोल सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो देखो f1 इक्वल टू 4, f2 इक्वल टू 5, f3 इक्वल टू 6। सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। Question number 7. In each of the following cases, state whether the function 1 1 और on 2। अच्छा, इसमें कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं है। ठीक है, पहला है फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए हमने चेक करना स्टार्ट किया, y1 इक्वल टू y2 लिया, y1 विल बी इक्वल टू fx1 and y2 will be equal to fx2। ओके, एंड व्हाट इज fx1, यहाँ से आएगा वैल्यू, x की जगह x1 डाल दो। सो fx1 will be equal to 3 - 4x1 and fx2 will be equal to 3 - 4x2। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया आपके पास -4x1 इक्वल टू -4x2। अब -4 से -4 कट गया तो क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। दिस मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ओके, सिंपल है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। देखिए, कोडोमेन क्या है इस फंक्शन की, आर है, तो हमको रेंज निकालनी है। fx इक्वल टू 3 - 4x की रेंज निकालनी है, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। अब इसका डोमेन क्या है, आर। तो आपको क्या पता करना है कि इस फंक्शन में x की जगह अगर r आएगा तो fx की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 - 4x है ना, 3 - 4x क्या होता है, लाइन होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक लाइन होती है। ठीक है, तो आप डायग्राम से भी बता सकते हैं कि ये लाइन ऊपर भी इन्फिनिटी तक जाएगी, नीचे भी लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी। ये कुछ इस तरह से लाइन बनेगी, कुछ इस तरह से कुछ लाइन बनेगी शायद, एक मिनट। अगर x 0 है तो y 3 है। ठीक है, x 0 है तो y 3 है। अगर x 1 है तो y, if x is 1 then y will be equal to -1, ऐसा नहीं बनेगा। तो if x इक्वल टू 0 then y इक्वल टू 3। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आपको ऐसे लिखना होता है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इक्वल टू 3 - 4x। उसके बाद क्या कर सकते हो, दूसरा पॉइंट ले सकते हो, y इक्वल टू 0। तो अगर y 0 है तब x कितना हो जाएगा, तब x हो जाएगा 3/4। 3/4 मीन्स 1 से जस्ट छोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, सेम ऐसे ही लाइन बनेगी। ठीक है, ठीक है, x अगर 1 है तो y नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, 3 - 4x। ओके, इफ x इज 0 देन y इक्वल टू 3, करेक्ट। if y equal to 0 then x will be equal to 3/4। if y equal to 0 then x will be equal to 3/4, this is correct। if you take x equal to 1 then y, okay करेक्ट। सो इस तरह से लाइन बनेगी। ठीक है, अब देखो कि अगर आप x की वैल्यू -इन्फिनिटी में की तरफ ले जाओगे, x इधर जाता है -इन्फिनिटी की तरफ, तो y किधर जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऐसे x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y ऐसे नीचे जा रहा है -इन्फिनिटी की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि y -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहा है। y क्या है, fx है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहा है। समझिए इससे कुछ, इसका मतलब जो है fx -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक मीन्स fx सारे रियल नंबर, fx सारे रियल नंबर ले सकता है। ठीक है, एक तरीका ये है ग्राफ से बताने का, क्योंकि कंटिन्यूस लाइन है ना, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच के सारे रियल नंबर हो सकते हैं fx की वैल्यू, है ना। तो एक तरीका ये था ग्राफ से बताने का। दूसरा तरीका ये कि देखो डोमेन R है, तो इसका मतलब x क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच। ठीक, अब आपको पता करना है कि 3 - 4x किसके बीच में होगा।
तो 3 माइनस 4x कैसे आएगा, पहले x को -4 से मल्टीप्लाई करो, तो -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी में हमेशा ये होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी को -4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, इन्फिनिटी हो जाएगा, 4 इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। फिर साइन यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ कितना आ गया, -4 आ गया, ठीक है। फिर क्योंकि x को -4 से मल्टीप्लाई किया ना तो -4x आ गया, फिर आगे इन्फिनिटी है, अब यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा और इन्फिनिटी को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -इन्फिनिटी, तो मैंने इसी को ऐसे लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब तीनों साइड आप 3 ऐड कर दोगे तो -इन्फिनिटी में या इन्फिनिटी में 3 ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समुद्र में एक बूंद ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी सेम रहेगा और -4x में 3 ऐड करोगे तो 3 -4x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको पता चल गया ना कि 3 -4x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है और यही तो 3 -4x ही तो फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो दैट मीन्स रेंज विल बी इक्वल टू r और यही हमारा कोडोमेन भी है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो लीनियर फंक्शंस के केसेस में बताना बहुत ईजी होता है, ऐसे लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन है ना 3 -4x। Moving on, second part, f from r to r defined by fx equal to 1 plus x square, ठीक है। अब इस केस में देखिए कि फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं है, 1 चेक करते हैं, y1 इक्वल टू y2, तो 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, ओके। 1 से 1 कट गया तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया, x2 स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर कर दो तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, है ना। तो वहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2, ओके। या फिर डायरेक्टली दोनों साइड अंडर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, मीन्स x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा है, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है। तो यहाँ पे डाउट है कि ये फंक्शन 1 होगा या नहीं होगा। अगर सिर्फ हमारे पास ये आता है x1 इक्वल टू x2 तो ये फंक्शन 1 हो जाता, बट यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ डाउट क्रिएट होता है कि ये फंक्शन 1 होगा या नहीं होगा। तो देखो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं ना। तो इसका मतलब x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 नहीं है, मैनी वन फंक्शन है। अब कैसे कि अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन के में f2 लोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर 5 और f माइनस 2 लोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 5 हो जाएगा, सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज़ बताता हूँ कि अगर इस फंक्शन के डोमेन में r की जगह n होता तो क्या होता। ये फंक्शन इस तरह से होता, f फ्रॉम n टू या n टू r, तो क्या होता, डोमेन n होता तो क्या होता। तो देखो यहाँ तक हम पहुँच गए, x1 इक्वल टू x2 है ना, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता कि x1 इक्वल टू x2 ही होता, x1 इक्वल टू माइनस x2 नहीं हो सकता था, क्योंकि डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते। तो यहाँ से हमारे पास एक ही आंसर मिलता है, x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स दिस फंक्शन विल बी 1 फंक्शन, अगर ऐसा होता तो, ठीक है, समझ गए। सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका, फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो आपने देख लिया कि एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा, तो 1 ऐड कर दो, है ना, एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दो, तो हमने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1, ओके। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये रेंज क्या हो जाएगी फंक्शन की, 1 से इन्फिनिटी, एंड कोडोमेन r है, सो रेंज विल नॉट बी इक्वल टू कोडोमेन, दैट मीन्स फंक्शन विल नॉट बी ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 8, लेट a and b be sets show that f from a cross b to b cross a such that f a b equal to b a is bijective function। अभी तक क्या था हमारे पास, f x इक्वल टू y है ना, तो फंक्शन में आप x की वैल्यू डालते थे आपको y मिलता था, है ना।
तो यहाँ पे आप सिंगल x की वैल्यू नहीं डाल रहे हो, जो x डालना है उसकी जगह आपको ऑर्डर्ड पेयर डालना है, ठीक है। तो वो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए बी ए, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल एक आपको x की वैल्यू नहीं डालनी है, यहाँ x की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। और जब आप x की जगह ए बी डाल रहे हो तो y आपको क्या मिल रहा है, बस ये उल्टा होके मिल रहा है, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज होके मिल रहा है, बी ए मिल रहा है, ठीक है। तो बस डरने की कोई बात नहीं है ज़्यादा कुछ कि इसमें दो इनपुट क्यों मिल रहे हैं, दो इनपुट नहीं मिल रहे हैं, एक ही इनपुट मिल रहा है। इनपुट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में फंक्शन है, आपको बताना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, मीन्स 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो हमने ले लिया x1 ले लिया a1 b1, x2 ले लिया a2 b2, तो y1 क्या हो जाएगा b1 a1, y2 क्या हो जाएगा b2 a2। तो यहाँ से आप 1 1 प्रूव कर सकते हो, y1 इक्वल टू y2 ले लिया हमने, ठीक है। तो y1 क्या हो जाएगा fx1, ये y1 है हमारा, और वो क्या हो जाएगा fx1, है ना, fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। और वहीं से आ रहा है हमारे पास x1 इक्वल टू x2, ठीक है, और x1 इक्वल टू x2 हो रहा है, इसका मतलब a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू b2, और a1 a2 के इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है, तो इसका मतलब x1 x2 के इक्वल हो जाएगा ना। यहाँ से देखो y1 इक्वल टू y2 है, ये आपको गिवन है ना, तो यहीं से पता चल जाएगा ना कि b1 b2 के इक्वल है और a1 a2 के इक्वल है, और b1 b2 के इक्वल है और a1 a2 के इक्वल है, तो x1 भी x2 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन, ओके। और अब देखना है कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो देखो इसका कोडोमेन क्या दिया हुआ है, बी क्रॉस ए, अब रेंज निकालना है, ठीक है। तो देखो बी क्रॉस ए जो कोडोमेन है उसका हर एक एलिमेंट के लिए पहले वाले सेट में कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर होगा। जैसे मैंने बी क्रॉस ए में एक एलिमेंट ले लिया b3 क्रॉस a3, तो इसका प्री इमेज हमको इसमें मिल जाएगा ए क्रॉस बी में a3 क्रॉस b3, ये इसका प्री इमेज होगा, है ना। तो क्योंकि देखो सेट सेम है ना, यहाँ पे भी बी क्रॉस ए है, यहाँ ए क्रॉस बी है, तो यहाँ भी बी और ए हमारे पास है और यहाँ ए और बी है, बस उनका ऑर्डर चेंज हुआ है, ठीक है। तो बी क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट अगर लूँगा मैं तो उसका प्री इमेज ए क्रॉस बी में होगा, ठीक है, इस रूल से। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा कि बी क्रॉस ए के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है हमारे पास, तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी और फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इनमें किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, एफ फ्रॉम एन टू एन बी डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 जब एन ओड है और n/2 जब एन इवन है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, टुकड़ों में डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो n जब ओड है तब एफ एन कितना होगा n प्लस 1/2, और n जब इवन है तब एफ एन कितना होगा n/2। इसका मतलब ये है कि अगर आपको निकालना है कि f ऑफ 10 कितना होगा, तो देखो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 है, और 10 क्या है इवन होता है, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो कितना हो जाएगा f10 विल बी इक्वल टू 10/2 मीन्स 5, ठीक है। ऐसे किसी के लिए निकाल सकते हो, n की किसी भी वैल्यू के लिए आप fn की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, मीन्स 1 1 भी है ऑन टू भी है, ठीक है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। तो हम f1 की वैल्यू पहले निकालेंगे, 1 क्या होता है ओड होता है, तो यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ से क्या आएगी 1 + 1 2, 2/2 1, तो f1 कितना हो गया 1 हो गया। फिर f2 की निकालोगे, 2 क्या होता है a1 होता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी, है ना, तो 2/2 1 हो जाएगी, तो f2 1 हो गया। f3 2 हो जाएगा और f4 भी 2 हो जाएगा, f5 भी 3 हो जाएगा, f6 भी 3 हो जाएगा, है ना। तो दो दो का सेम आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, और दूसरी चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि आपको रेंज में क्या मिल रहा है, पहले 1 मिल रहा है 2 बार, है ना, फिर 2 भी मिल रहा है 2 बार, फिर 3 भी मिलेगा 2 बार, फिर 4 भी मिलेगा 2 बार। तो इसका मतलब रेंज में ये सारे नंबर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या होता है, ये n होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, और यही हमारा कोडोमेन है। दैट मीन्स दिस फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। Moving on, question number 10, let a equal to r minus 3.
ठीक है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 3, एंड b इक्वल टू r माइनस 1 मीन्स सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1. कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3. ये फंक्शन है और ये सेट a से सेट b के बीच में फंक्शन है. इस 1 1 एंड ऑन 2 आपको बताना है. तो 1 1 के लिए हमने क्या किया, y1 इक्वल टू y2 लिया है ना, और y1 क्या है fx1 मीन्स x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3. यहाँ से आएगा ना fx1, और fx2 क्या हो जाएगा x2 माइनस 1, x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 x2 कट गया, 6 से 6 कट गया है ना. तो यहाँ से क्या आ गया, 3 ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 2 ऑफ x1 माइनस x2. थोड़ा और ढंग से इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा ना आपके पास x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास. ठीक है, तो इसका मतलब x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन. प्रूव हो गया. अब इसकी रेंज निकालनी है. अब इस तरह का कोई भी फंक्शन होता है, रैशनल फंक्शन होता है, मीन्स ऐसे फ्रैक्शन में, तो उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, उसको y ले लो. ठीक है, तो ये जो fx था इसको हमने y ले लिया. ठीक है, तो जो fx की वैल्यू होगी, fx की जो वैल्यू हो सकती है वो उस फंक्शन की रेंज होगी, है ना. तो fx को हमने y ले लिया है, तो इसका मतलब y की जो वैल्यू हो सकती है वो इस फंक्शन की रेंज है. इस चीज़ को ध्यान रखना, याद रखना, y की वैल्यू जो भी हो सकती है, सारी पॉसिबल वैल्यू y की जो भी होगी वो इस फंक्शन की रेंज होगी. ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y. फिर x को एक साइड ले लो. ठीक है, x को एक साइड ले लिया तो कितना हो गया, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, या फिर ऊपर नीचे में y माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ऐसे भी हो जाएगा, है ना. अब इसमें देखो कि नीचे क्या है, y माइनस 1. तो कोई भी फ्रैक्शन है a अपॉन b, ये डिफाइंड कब होता है, जब b ज़ीरो नहीं हो. डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. ज़ीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर तो ये डिफाइन नहीं होगा, है ना. तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, y माइनस 1 है ना. तो अगर आप y की वैल्यू 1 लेते हो तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब y 1 नहीं हो सकता. ठीक है, y 1 नहीं हो सकता, y कैन नॉट बी इक्वल टू 1. तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस 1, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1. ठीक है, 1 के अलावा y की कुछ भी वैल्यू लो आप, ये ज़ीरो नहीं होगा, y माइनस 1 है ना. तो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1. अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि y की जो भी सारी पॉसिबल वैल्यू है वो फंक्शन की रेंज है, क्योंकि हमने fx को y एज्यूम कर दिया है ना. तो यहाँ पे हमारे पास आ गई ना r माइनस 1 y की वैल्यू, तो वो ये हमारे पास रेंज है. और देखो यही कोडोमेन है आपके पास, b सेम है. सो दिस फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन. ओके, क्लियर हो गया. अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे. लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज fx इक्वल टू x टू द पावर 4. चूज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर x ओड है, ठीक है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ओड पावर का है, पॉजिटिव भी हो सकता है. अगर x स्क्वायर है, ठीक है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, अगेन x क्यूब है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी. फिर x की पावर 4 है तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना. तो जो इवन पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता x की रियल वैल्यू के लिए. ठीक है, तो f फ्रॉम r टू r, तो रियल वैल्यू है ना r. ठीक है, अभी तक हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं ली है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं ली है, रियल वैल्यू पे ही हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस. ठीक है, f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4. चूज द करेक्ट आंसर. अब देखो आपको बताना कि ये फंक्शन 1 1 होगा या मैनी 1 होगा. ठीक है, तो पहली चीज़ आप r से r में, r क्या नेगेटिव भी हो सकता है ना, और x टू द पावर 4 है. तो आपको समझना चाहिए कि r जो है, x की वैल्यू r से है, रियल नंबर है, तो x टू द पावर 4 क्या होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा, 1 1 नहीं हो सकता. क्योंकि एक्स स्क्वायर में हमने पढ़ा था ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, है ना. डोमेन r है तो, या डोमेन z है तो z में भी नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, r में भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा. अगर n है तो नहीं होगा, तब 1 1 हो जाएगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर में अलग अलग नेचुरल नंबर के लिए अलग अलग एफ एक्स की वैल्यू होगी. दो सेम नेचुरल नंबर का स्क्वायर
सॉरी, दो डिफरेंट नेचुरल नंबर का स्क्वायर सेम नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ n नहीं है, यहाँ r है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, -2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है ना। तो दो अलग अलग के लिए सेम एफ एक्स आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं हो सकता, मिनी 1 होगा। तो इसका मतलब ये आउट ऑफ द पिक्चर हो जाएगा और ये भी आउट ऑफ द पिक्चर हो जाएगा। आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 2 बचे, बी और डी। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, x टू द पावर 4 है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। ठीक है, तो ये इसकी हो गई रेंज। लेकिन कोडोमेन है आर, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है, इनटू फंक्शन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी वाला। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। 3x है, तो इसमें अगर आप y1 इक्वल टू y2 लोगे तो भी आपका प्रूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x1 इक्वल टू 3x2 है ना, 3 से 3 कट जाएगा तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, y इक्वल टू 3x है तो x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो 3x की भी अलग अलग वैल्यू आएगी है ना। तो पॉसिबल नहीं है कि फंक्शन मैनी 1 हो, ये फंक्शन 1 1 ही होगा। तो इसका मतलब बी और डी आउट ऑफ द पिक्चर हो गए। फिर क्या बचा आपके पास, ए और सी। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या है, आर है। तो एक्स में 3x में x की वैल्यू में सारे रियल नंबर डालता हूँ, तो 3x की वैल्यू भी सारे रियल नंबर होगी। 3x की वैल्यू भी -इन्फिनिटी के भी और इन्फिनिटी के बीच की सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो कोडोमेन भी आर है और रेंज भी आर है, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए करेक्ट है। ठीक है।